जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। चलते हैं आज के वीडियो में देखेंगे कन्याकुमारी के बारे में देखना है। कन्याकुमारी जो भारत के दक्षिणी छोर में पड़ते हैं, भारत के सबसे अंतिम छोर में पड़ते हैं। कन्याकुमारी का इतिहास क्या रहा है? भारत में ऐसा कहा है कि भारत का एक स्वर्ग माना जाता है तो जम्मू कश्मीर को, दूसरी स्वर्ग अगर माना जाता है तो वो कन्याकुमारी है। भारत ही एक ऐसे देश है जहाँ पे विदेशों से एक समय हुआ करते थे, विदेश से भी लोग आते थे यहाँ पर घूमने के लिए और इनके पर्यटक क्षेत्र का आनंद लेने के लिए। लेकिन देखिए आज के क्षेत्र में जो है थोड़ा पर्यटक कम हो गया। अब पर्यटक क्षेत्र आज थोड़ा कन्याकुमारी पर जब बात करते हैं, आज बहुत लंबा जो है इस पर चर्चाएं होगी। वीडियो को इन तक बने रहिएगा और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भारत का स्वर्ग जो है वो जम्मू और कश्मीर को माने जाते हैं, लेकिन देखिए भारत का दूसरी स्वर्ग है तो वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी का जब दृश्य देखिएगा, जिस तरह से अभी देख पा रहे होंगे, कन्याकुमारी का अगर दृश्य देखते हैं तो खुद को भी इतना बेचैन हो जाते हैं कि खास वहाँ हमें भी जाने का जो है कोई साधन होता, कभी वहाँ जाने का भी प्रयास कर ले। आप देखिए हम अपना निजी बात करें तो हमको बहुत मन करता है कि कन्याकुमारी घूमने के लिए। कन्याकुमारी का इतिहास क्या रहा है और कन्याकुमारी जो ऊपर जो है पहले किस राजा का राज हुआ करते थे, अभी कन्याकुमारी का जो है किस राज्य का प्रांत है, इस सबको आज डीपी से चलेंगे। देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु जो कि दक्षिणी भारत में जो है सबसे अंतिम छोड़ने तमिलनाडु का ही प्रांत हुआ करते थे। कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी अपना जो है वहाँ पर शरण लिए थे। हालांकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से, यानी कि कन्याकुमारी 2011 की दृष्टिकोण से जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो वहाँ की जनसंख्या जो है 29,761 लोग थे वहाँ पर। 2011 की जनसंख्या अनुसार कन्याकुमारी की जनसंख्या जो है 29,761 थे। प्रचलित वहाँ की जो प्रचलित भाषाएं हैं वो तमिल है। तमिल एक भाषा है। तमिली भाषा की बात करते हैं तो राजीव गांधी की कार्यकाल याद आता है, जो कि तमिल के क्षेत्र पर वहाँ पर कहा था कि एक महिला थी, उन्होंने एक आदमी थे जिन्होंने जो है तमिल भाषा के नाम पर जो है तमिलनाडु को अलग राज्य की मांग कर रहे थे और ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो रहे थे। एक व्यक्ति वहीं की जो है तमिल के आधार पर, भाषाई आधार पर अलग अलग अभी जो राज देख रहे हैं इसमें भाषाई आधार पर ही राज का बंटवारा हुआ है, न कि जाति और धर्म के आधार। जाति और धर्म के आधार पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहे थे कि देश में कभी भी जाति और धर्म के आधार पर किसी राज्य व प्रांत का विखंडन नहीं किया जाएगा। हाँ, भाषाई आधार पर एक राज्य का निर्माण, राज्य नहीं बोलिए एक प्रांत, राज एक देश को बुलाता है, एक प्रांत का निर्माण कर दिया जाएगा। उन पे एक अलग उनकी सरकार रहेगी, जो सभी के मुख्यमंत्री के जो मेन मालिक है वो प्रधानमंत्री होंगे और सभी प्रदेश के और पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास में इतना पावर है, वो देश के और ओवर पावर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो चाहेंगे वो सब, इतना पावर राष्ट्रपति के पास है। हालांकि देखिए कन्याकुमारी की बात जब करते हैं तो वहाँ की पिन कोड जो है 629702 है। कन्याकुमारी से कि अभी बिहार का बात लेते हैं तो 852113 है। इस तरह से कन्याकुमारी का जो है 629702 है। कन्याकुमारी के शासकों ने उस एक समय था कि वहाँ पर एक शासकों का राज करते थे, चोल पांडे वहाँ के जो शासक थे। कन्याकुमारी का जो शासक थे वहाँ पर एक चोल पांडे नाम के शासक थे। उन्होंने जो है कन्याकुमारी पर काफी दिनों तक जो है उन्होंने राज किया। उसके बाद कन्याकुमारी को भारत में मिलाने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाते हैं। महात्मा गांधी का चिता का राख, महात्मा गांधी की चिता का जो राख है वो भी कन्याकुमारी में ले जाकर के 1956 में वहाँ पर जो है महात्मा गांधी की स्मारक की स्थापना की गई थी। सन 1948 में यहाँ अस्थियां विसर्जित हुई। गांधी जी की अस्थियां जो है सन 1948 में विसर्जित हुई। कन्याकुमारी 1956 में त्रावणकोर के तत्कालीन कन्याकुमारी 1956 में त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा के अधीन थे। यानी कि कन्याकुमारी जो है 1956 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा के जो है अधीन थे। उनके बाद जो है ये भारत में शामिल कर लिया गया, तमिलनाडु प्रांत का हिस्सा बना दिया गया है। देखिए वहाँ पे जो राजा थे, जो चोल पांडे थे, वो वहाँ के तत्कालीन राजा थे, उनके अधीन थे। बाद में उन्हें जो है भारत में शामिल करके जो है उन्हें चोल वंश की जो वहाँ की तमिलनाडु की जो है उन्हें हिस्सा बना दिया गया है। कन्याकुमारी की बात जब भी करते हैं तो कन्याकुमारी हालांकि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। व्यापारिक रूप से भी
कन्याकुमारी जो है एक बहुत बड़ी हिस्सा। आप देखिए व्यापारिक कन्याकुमारी भारत के जो एक व्यापारिक कैसे मजबूती प्रदान करते हैं, इस बात को भी समझते हैं। कन्याकुमारी में देखिए मछलियाँ काफ़ी मात्रा में हम वहाँ से पाते हैं। कन्याकुमारी में अक्सर लोग जो वहाँ पर मछलियाँ ही खाते हैं, मछलियाँ वहाँ पर अधिक मात्रा में पाते हैं, जिस कारण से जो वहाँ से मछलियाँ पूरे देश के हर एक कोना कोना में एक में बिक्री होती है। इससे होता क्या है कि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलते हैं, साथ साथ वो है वो उसके विभिन्न क्षेत्र में पहुँचाने के लिए वहाँ उससे भी फायदा होते हैं। उनसे होता क्या है, ये सब पर कुछ न कुछ टैक्स सरकार कहते हैं, सरकार को टैक्स का पैसा सरकार को जाते रहते हैं। आप देखिए कन्याकुमारी में एक पर्यटक रूप से भी कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण है। देश के हर एक क्षेत्र से लोग का एक इच्छा होता है कि जिंदगी में अगर कहीं एक दूसरा स्वर्ग देखना है तो वो कन्याकुमारी एक बार घूम लीजिए। उससे हुआ क्या कि देश का जो पर्यटक से पैसा हुआ, वो पर्यटक से पैसा भी सरकार के पास जाता है। कन्याकुमारी होता कि उसके बाद देखिए कन्याकुमारी पर पूरा भारत का अधिकार है, और कन्याकुमारी होने के जो चीन ने अपना व्यापार करते हैं कन्याकुमारी, अगर उस व्यापार को रोकने में भी भारत जो है पूरी तरह से सफल हो जाते हैं वो कन्याकुमारी लेकर के। कन्याकुमारी में धार्मिक रूप से कहा जाए तो कन्याकुमारी धार्मिक रूप से भी कई ऐसे मंदिर है, बहुत सारे वहाँ पर मंदिरें हैं। जो वहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव की भी शादी वहीं पे थे, और कन्याकुमारी नाम रखने के कारण जो है ऐसा धार्मिक रूप में ऐसा बनाया गया है। लेकिन साइंस इसमें कोई साइंटिफिक रूप से इसमें कोई मान्यता नहीं करती, लेकिन धार्मिक कहा गया है कि कन्या नाम की एक कन्या थी जिन्हें उस कन्याकुमारी में विराजमान हुई। उसके बाद भगवान शिव के जो है से उनसे शादी हुई। हालांकि वो धार्मिक में चलना, हमको चलना है क्या साइंटिफिक रूप से चलना है। इस देश में कन्याकुमारी में हालांकि देखिए लख और द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है और कन्याकुमारी जो है, इस दोनों में कहा जाए ये भारत के लिए पर्यटक का क्षेत्र बना हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर भारत से ऊपर एक पुल के माध्यम से अगर स्थल मार्ग निकाला जाए, हालांकि कुछ खर्चेला ज़्यादा होंगे, जानते हैं अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अगर पुल बनाया जाए तो कुछ खर्चेला होंगे, कुछ लंबी पुल होंगी, सरकार की काफ़ी इन्वेस्टमेंट होंगे। लेकिन जरा अंदाज लगाइए इतना ज़रा खर्च होने के बावजूद भी सरकार कितने फायदे में जाएंगे बाद में पर्यटक के क्षेत्र में। कन्याकुमारी से भारत को जोड़ने के लिए जोड़ने से वहाँ पर अगर स्थल मार्ग कर दिया जाएगा तो होगा क्या कि पर्यटक की जो जाने की संभावना है उसकी 2 गुनी की 4 गुनी हो जाएंगी। उससे होगा क्या कि पुल का टैक्स भी रहेगा। धीरे धीरे देश को देखिए, पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें खाद्यान्न पदार्थ पर ही टैक्स बढ़ा देंगे, उसकी महंगाई बढ़ा देंगे तो हमारे देश में टैक्स बढ़ जाएंगे और हम इकोनॉमिकल कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते। ऐसा नहीं है अगर हम खाद्यान्न पदार्थ पर को सस्ता करते हैं। अब एक बहुत बड़े सवाल होते हैं, कभी भी खाद्यान्न पदार्थ खाने पीने का सामान पर अगर भाव बढ़ते हैं तो होता क्या कि देश में आम जनता के जो है एक आंदोलन हो जाते हैं। कभी पेट्रोल डीजल ईंधन के क्षेत्र में भी आज देखते हैं महंगाई बढ़ते तो आम जनता ने जो है उन्हें आंदोलन करना शुरू किया। अब उस आंदोलन न हो, महंगाई न बढ़े, इसके लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे कि आज इस महंगाई के दौर में भी हमें महंगाई का उतना सामना न करना पड़े। इनसे सरकार को करना क्या चाहिए कि पर्यटक से जैसे कन्याकुमारी से उसे तमिलनाडु को स्थल मार्ग से जोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तमिलनाडु से स्थल मार्ग से जोड़ दिया जाए, अरब सागर में भी को भी में जहाँ बीच में द्वीप है उस द्वीप को अगर भारत से केरल से अगर जोड़ देंगे तो उससे होगा क्या कि सभी पर्यटक जो है यानी पैसे वाला जो आदमी बहुत बड़े करोड़पति होते हैं, कुछ आदमी होते हैं कि जिन्हें पैसे रख नहीं पाते, उस करोड़पति के जेब से पैसा किस तरह से टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाए। इनसे क्योंकि खासकर अमीर लोग ही बड़े बड़े पर्यटक क्षेत्र में घूमते हैं, गरीब लोग को उस सबसे उतना मतलब नहीं रहता। अमीर लोग घूमने के लिए जाएंगे तो उनको जो है एक कहा जाए कि वीजा क्या कहते हैं, वीजा पासपोर्ट नहीं सॉरी, उनके अनुकूल जो है उन पर एक टैक्स लगाया जाए, वो टैक्स का पैसा सरकार को किसी और दूसरे क्षेत्र से टैक्स आना शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक का खाद्यान्न पदार्थ डीजल पेट्रोल ईंधन के क्षेत्र में टैक्स कम होंगे, जिससे हुआ कहीं कि हमारा देश भी ग्रो होगा और हमारे देश की आम जनता की मानसिक व्यवसाय की पर्यटक के क्षेत्र होता कि मानसिक व्यवसाय विकास भी होगा और देश का ही नहीं विदेश के लोग भी अगर भारत आएंगे घूमने के लिए उन्हें वो जो है डॉलर में देंगे पैसा। $1 कहा जाता है कि 70 या 75 रुपया होता है। बताइए उनके लिए
विदेशों के लिए डॉलर कमजोर पड़ जाती है, और इससे होगा क्या कि हमारे देश के आय जो है दोगुनी होगी, और देश की आय दोगुनी, जब किसी भी देश की आय अगर दोगुनी होती है, स्वाभाविक है देश आगे बढ़ने से पूरी दुनिया कोई ताकत नहीं। अब देखिए, ये सपोज कीजिए चीन से सीखिए, चीन ने किस तरह से एक स्थल मार्ग से, हमेशा देखिए वो समुद्र मार्ग से भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा से स्थल मार्ग को चुना है, इसी कारण से उन्होंने व्यापार के क्षेत्र मांगा है। हालांकि वीडियो लंबा होने के कारण से आज हम यही पर खत्म करते हैं और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।